चलो यार, कल जो सवाल दिया था कोई कोई ट्राई नहीं किया है। 2 ट्रॉली ली थी हम लोगों ने, लेकिन यार किसी ने नहीं किया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार। मतलब सर देखा भी नहीं हमने तो, घर जा करके देखा था तुम लोगों ने, फिर थोड़ा भी दिल से आवाज नहीं आई कि कर ले। चलो, इन लोगों का मास कितना लिया था मैंने, कैपिटल एम। दोनों का मास कैपिटल एम है, और यहाँ पे इस वाली ट्रॉली पे एक मैन है, और ये जो है वो वी नॉट से जा रहा है, और इसका मास स्मॉल एम है, और ये भी कितने से जा रहा है, वी नॉट से। ठीक है भाई। चलो अब यहां से देखो कि पहले केस में ये क्या हो रहा है कि ये जंप कर रहा है किससे, u वेलोसिटी से। तो पहले ट्रॉली की बात करें अगर, तो हमें दोनों ट्रॉली की वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, जस्ट आफ्टर जंप। तो अब एक बात देखो, सवाल तो याद है कम से कम। चलो यहां से अगर देखें तो ये ट्रॉली जो है ये पहले और बाद का सिचुएशन बनाते हैं पहली ट्रॉली का, ठीक है। पहली ट्रॉली जो होगी और मास जो स्मॉल एम जो मैन का है, ये दोनों किससे जा रहे थे, वी नॉट से। ये जस्ट बिफोर जंपिंग का केस है, ये कंडीशन है। जंप करने के बाद मान लेते हैं कि ये ट्रॉली जो है वो कितने से जाना शुरू कर दिया, V1 से इधर की तरफ। कितने से जाना शुरू कर दिया, V1 से जाना शुरू कर दिया। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में V1 से जा रहा है, और जो मैन जो जंप हो रहा है या जंप कर रहा है वो किस वेलोसिटी से कर रहा है, u वेलोसिटी से। किससे, u। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। विथ रेस्पेक्ट टू किसके, ट्रॉली के। एक बार देखो यहाँ पे जो कंडीशन आती है ना, तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी रहता है, बिफोर जंपिंग के जो वेलोसिटी होती है ट्रॉली की, उसके रेस्पेक्ट में भी वेलोसिटी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो जंप कर रहा है वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में कितने से जंप कर रहा है, यू से। तो कभी कभी ऐसा रहेगा कि आपको जस्ट बिफोर जंपिंग जो ट्रॉली की वेलोसिटी होगी उसके रेस्पेक्ट में यू से दिया जा सकता है। अगर कुछ नहीं बोला हो तो आपको किसके रेस्पेक्ट में लेना है, जस्ट आफ्टर जंपिंग जो वेलोसिटी होगी ट्रॉली की उसके रेस्पेक्ट में लेना है। क्लियर। देने के लिए यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि यार जो पहले जो वेलोसिटी थी उसके रेस्पेक्ट में वो कितने से जंप कर रहे हैं, यू से। तो अब एक बात देखो, अगर मान लो क्या इनके बीच में, जैसे अगर इन दोनों को अगर हम सिस्टम ले लेते हैं, तो क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो हम ये लिख सकते हैं कि P इनिशियल इक्वल्स टू किसके बराबर, P फाइनल। कौन से डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, एक्स डायरेक्शन में। तो चलो यार इनिशियल जो मोमेंटम है ये दोनों दोनों साथ में चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना, वी नॉट के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुई सभी को। इनिशियल जो मोमेंटम है वो किसके बराबर, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना, वी नॉट। दोनों वी नॉट से जा रहे हैं। इक्वल्स टू अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें, तो फाइनल मोमेंटम इस वाले का कितना, तो कैपिटल M इंटू V1 प्लस इस वाले का भी इसी डायरेक्शन में, वह डायरेक्शन के साथ लिखना अपने को। तो स्मॉल m इंटू इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, u प्लस v1। u ये प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, u प्लस v1 लिखते, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है रिलेटिव वाला पार्ट। तो ये कितना बताने की जरूरत है, देखो इसीलिए मैंने बताया था कि जो पहले ही सवाल में मैंने बता दिया था कि अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर देखे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा। ये एक्सप्रेशन मैंने पहले वाले सवाल में बताया था। तो एक बार देखो, मैन की वेलोसिटी हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है यानी डायरेक्शन आपको कंसिडर करके साइन के साथ पुट करना है। तो मैन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक कितनी, सॉरी ट्रॉली कितनी है, u। मैन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली कितनी है, u। और ट्रॉली की वेलोसिटी कितनी है, v1। क्या वो भी सेम डायरेक्शन में, तो कितना लिख लेंगे, तो v1। अब क्लियर हुआ, तो u प्लस v1।
u प्लस v1, और ये जो v1 है वो किसकी वेलोसिटी है, ट्रॉली की वेलोसिटी है जस्ट आफ्टर जंप। तो यहां से अगर हम v1 की वैल्यू निकालें तो v1 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां से देखो तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट, और माइनस क्या आएगा, क्या स्मॉल m इंटू यू, स्मॉल m इंटू यू, और अपॉन में कितना, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्या ये चीज क्लियर हुआ, ये हो गई किसकी वेलोसिटी, ट्रॉली की वेलोसिटी। ये किसकी वेलोसिटी होगी, ट्रॉली की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर जंप। जब ये मैन जो है ट्रॉली से जब जंप कर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी ये वाली आएगी। क्लियर है सभी को ये चीज, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, तो v नॉट माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना u, कुछ ऐसा ही आ रहा है क्या, v नॉट ये m प्लस m से कैंसिल आउट हुआ। अब एक बात देखो, अब इसके बाद हमारे पास कौन सा केस बचा, कि जब ये मैन जो है वो कुछ कितनी वेलोसिटी से जंप कर रहा है। अब जो केस आ रहा है वो कैसा केस आएगा, कि ये ट्रॉली है सेकंड वाली ट्रॉली, जैसे ये जंप कर जाएगा ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा पहली वाली ट्रॉली। तो जो सेकंड ट्रॉली के लिए अब हम लोग देखें तो अब कैसा केस आ रहा है, कि ये जो मैन जो है वो कितने से जंप कर रहा है, तो ये मैन जो है वो जंप कर रहा है कितने से, u प्लस v1 से जंप कर रहा है, और ये जो सेकंड ट्रॉली है वो कितने से मूव कर रहा है, v0 से मूव कर रहा है भाई, ठीक है। क्या बाद में जैसे ही ये जंप करेगा तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, तो बाद में हम लोग ये ले लेते हैं कि ये जो ट्रॉली है और जो मैन है वो कितने से चलने लगे, v2 से चलने लगे, दोनों इसके ऊपर, दोनों साथ में कितने से चलने लगे, मोमेंटम भी कंजर्व करना चाहिए। फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, इनिशियल, और ये कौन सा होगा, फाइनल स्टेट। क्या इनके बीच भी मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, जीरो। चलो अब इसके लिए हम लोग लिखे तो कितना, तो कैपिटल M इंटू वी नॉट प्लस स्मॉल m इंटू यू, और प्लस v1 की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं कितना, तो लो भाई v नॉट माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना u इक्वल्स टू किसके बराबर, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना v2 के बराबर, यही आएगा। अब बस कुछ नहीं रहा इस सवाल में, बस सॉल्व कर लेना है इसको। क्या करेंगे यहाँ से, तो कैपिटल M इंटू वी नॉट प्लस ये किसके बराबर, तो स्मॉल m इंटू कितना, एक काम करते हैं ये जो है इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, एक बार देखो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इसमें मल्टीप्लाई होगा, और कैपिटल M प्लस स्मॉल m इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या स्मॉल m इंटू यू कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो कैपिटल M, ये स्मॉल m तो अभी बाहर ही रखो, ये कितना बचेगा, कैपिटल M इंटू कितना u, अरे भाई हाँ है ना, यहां से मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, स्मॉल m इंटू यू आएगा, और तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, कैपिटल M इंटू यू प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना v नॉट, और अपॉन में किसके बराबर, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, रुक जाओ मैं समझ गया, यहाँ पे भी आएगा एक नीचे कैपिटल M प्लस स्मॉल m, क्लियर, ये किसके बराबर, v2 के बराबर। यार अब इसके आगे सॉल्व कर लोगे या फिर करा रहे हो सॉल्व, मुझसे कर लोगे सॉल्व, कुछ नहीं रखा भाई, एडिशन है, अब इसमें क्या मैं इधर ले आऊं फिर काट पीट करना, कर लोगे खुद ही यार, हो जाएगा ये सॉल्व, कोई ऐसा जिससे ये सॉल्व नहीं हो, ये फिजिक्स का सवाल नहीं है इसके बाद। अब हाँ दूसरी ट्रॉली का कोई रोल नहीं, रोल आ तो गया भाई अब कितना रोल चाहिए दूसरी ट्रॉली का भाई सही आंसर निकाल लोगे कि आप लोग भी वही छोड़ दोगे, निकाल लोगे ना। चलो अगला सवाल अब देखो, किसी का फर्स्ट डे तो नहीं है ना वहां पे, वो
चलो अब यहां से देखिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको रोज फोन आते हैं भाई, कौन है ये? यहां से देखो, अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम याद है सभी को? सर ये कब पढ़ाया था आपने? यहां से देखो, ये ऐसा एक वेज है और इसका रेडियस हमने ले लिया कितना, कैपिटल आर, ठीक है भाई। यहां से एक स्मॉल एम मास को हमने रिलीज किया और ये रहा कैपिटल एम मास, ठीक है। अब यहां से देखो हमें ये फाइंड करना है कि जब ये स्मॉल एम मास जो है वो अगर नीचे जब पहुंचेगा तो उस समय वो किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, और दोनों की वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। इससे पहले जो सवाल हम लोग करते थे वर्क एनर्जी थ्योरम में, उसमें क्या होता था कि चलो भाई ये नीचे ये फिक्स्ड होता था, ये स्लाइड करेगा और यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी फाइंड करते थे। अब थोड़ा सा ही चेंज हुआ है उसमें कि अब ये भी मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है और ये वाला जो सरफेस है अपना वो कैसा है, स्मूथ है। ये जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है। देखो ये सारे सवाल जो है ना पहले हम लोग ग्राउंड फ्रेम में करना सीखेंगे, उसके बाद जो है ना सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करना एक बार करके देखेंगे, ठीक है। तो अब एक बार देखो यहां से अगर देखे तो इनिशियल स्टेट देखो, फाइनल स्टेट देखो सबसे पहले, ठीक है। चलो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर देखें तो ये हमारा है कौन सा, इनिशियल स्टेट। और फाइनल स्टेट की जब बात करेंगे तो क्या ये जो वेज होगा वो किधर जा रहा होगा, वेज जो जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, पीछे की तरफ। कितनी मान ले, v1। और ये जो ब्लॉक है वो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जा रहा होगा। अब सवाल ये है कि क्या ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज के रेस्पेक्ट में जा रहा होगा या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा होगा। ये जो इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज के रेस्पेक्ट में होगी या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी, दोनों के रेस्पेक्ट में भाई, दोनों के रेस्पेक्ट में होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मैंने डायरेक्शन पूछा, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इधर v1 से जा रहा है, ये इधर कुछ भी मान लिया v2 से। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये जो v2 है वो इसके रेस्पेक्ट में मानते हो या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मानते हो, दोनों से सवाल होगा। लेकिन जब हमें ये पता हो कि हाँ इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, इसका डायरेक्शन हमें पता है कि यार ये हॉरिजॉन्टल ही जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी, तो हमें फायदा ये होता है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लो ताकि एग्जैक्ट वेलोसिटी ही मिल जाए किसकी, स्मॉल एम मास की। हाँ बोलो, v1 स्मॉल है, क्या बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है मुझे, मैग्नीट्यूड अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब एक बात देखो ये दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे मान लो अगर मैंने एक ऐसा वेज ले लिया, ठीक है, यहाँ पे अगर एक ऐसा वेज ले लिया हमने, एक स्मॉल एम मास और ये कैपिटल एम मास। अब एक बात देखो, जब ये इस केस में जब ये पहुंचेगा तो इस केस में आपके पास इसकी वेलोसिटी जो है वो इसके रेस्पेक्ट में पता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं पता होगी। दोनों में डिफरेंस समझना यहाँ पे हमें पता है यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी अगर इसके ऊपर बैठ करके देखोगे तो भी दोनों की का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल होगा वो चीज। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ ये इस केस में अगर देखे तो जब आप इसके ऊपर बैठ के देखोगे तो इस डायरेक्शन में ये जाता हुआ दिखेगा, हाँ है ना, वेज के रेस्पेक्ट में। अरे सही बात। लेकिन अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो क्या इसके पास दो वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसके पास दो वेलोसिटी, एक तो इसके रेस्पेक्ट में और एक इसके कारण भी, एक तो इसके रेस्पेक्ट में और इसके कारण भी। तो दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है कि किस एंगल पे आए हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन में होगा। तो इसीलिए इस केस में जब ऐसा अगर सिस्टम होगा ना तो उस केस में आप वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में मानोगे, इस वेज के रेस्पेक्ट में। क्योंकि हमें पता है कि हाँ यार इसके रेस्पेक्ट में ये इस इधर के डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं पता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मान लो ये वेलोसिटी v है और ये कुछ u से जा रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी हम लोग देखें विथ रेस्पेक्ट टू किसके, वेज के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसका और इसका रिजल्टेंट होगा, अरे इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट होगा, अरे हाँ ना। अब वो किस एंगल पे आए हमें पता है क्या,
वो किस एंगल पे आएगा वो हमें पता है क्या? नहीं। तो ऐसे केस में हम वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में मानेंगे। आगे कुछ सवाल करेंगे जहां पे ये चीज यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पहले ही समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इसके रेस्पेक्ट में पता है, तो इसीलिए हम वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में मानेंगे ऐसे केस में? इसी के रेस्पेक्ट में। आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं मान सकते कि यार इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो इधर भी जाएगा और थोड़ा पीछे भी जाएगा, इधर भी जाएगा और थोड़ा, दोनों का रिजल्टेंट कुछ और होगा, हाँ ना? इस केस में अगर बात करें तो होगा क्या कि ठीक है भाई, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में मान रहे हैं, अब एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहां से अगर हम लोग देखें तो मान लो अगर हम लोग v जो है इसके रेस्पेक्ट में मानते हैं, v जो है इसके रेस्पेक्ट में मानते हैं, ठीक है, और ये इसकी कितनी ले ली v1, तो क्या आएगा? क्या v माइनस v1 आएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? अरे भाई हाँ है ना। और ये डायरेक्शन क्या हॉरिजॉन्टल ही होगा, ये डायरेक्शन क्या हॉरिजॉन्टल ही होगा। लेकिन अगर मैंने मान लो v2 मान लिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो या वो भी हॉरिजॉन्टल ही होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो हमें इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एकदम पता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी और इसके रेस्पेक्ट में भी, इसीलिए आप दोनों के रेस्पेक्ट में मानने के लिए फ्री हो। लेकिन इस केस में हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मानेंगे? हमेशा वेज के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ आई? तो जब भी ऐसा सवाल आए जहां पे आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता ना हो, तो डायरेक्ट आप जो वेलोसिटी मानोगे वो ऐसी चीजों के रेस्पेक्ट में मानोगे। क्लियर? ये चीज एक सवाल में यूज होगा, वहां पे आप सोचना जरूर। हाँ बोलो। मिडिल में होगा तो अब एक बात देखो, मिडिल की बात हम लोग अगर करेंगे तो उस केस में फिर आएगा, फिर यहाँ पे इसके टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तब हमें इसके रेस्पेक्ट में पता होगा, तब हमें इसके रेस्पेक्ट में पता होगा, ठीक है। और हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम ये सारी चीजें इसीलिए तो डील करते हैं कि हमें बीच का जो जो भी अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जो मोशन है वो हमें डील ही करने की जरूरत ना पड़े। वर्क एनर्जी थ्योरम वहीं पे तो लगाते हैं हम लोग। अदरवाइज फोर्स वाले मेथड से जाए तो हमें हर एक जगह का देखना पड़ेगा, फोर्स किधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, हर एक पॉइंट पे उन वहां पे थीटा निकालना पड़ेगा, फिर वर्क डन निकालना पड़ेगा। ये इनिशियल वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या हमेशा हम इनिशियल और क्या देखते थे? फाइनल स्टेट। इसीलिए तो वहां पे लगाते हैं जहां पे फोर्स जो रहे उनके बीच का जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डायरेक्शन हो थोड़ा अजीब तरीके से अगर वेरिएशन हो रहा हो, तो हम डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, इसीलिए ताकि हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट देखने की जरूरत पड़े। ठीक है भाई, चलो अब ये समझ आया हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में मान सकते हैं, बात समझ आई। अब एक बात देखो, किसके रेस्पेक्ट में मान लिया जाए? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान ले। चलो यार, ये हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मानते हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सब चीजें आपको खुद से सोचनी पड़ेगी, सवाल में आपको कोई इंडिकेशन नहीं दिया रहेगा, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्लियरली। यहाँ पे देखो, हमने मान लिया इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। चलो अब एक बात देखो, क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है? क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है? कौन कौन सा फोर्स लग रहा है पहले ये पूरा सोच लो। जो जो फोर्स लग रहा है ना वो आप एक बार सोच लो और देखो कि क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है कि नहीं। एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है भाई। ये सब सवाल ये जो है ना थोड़ा सा अच्छा पार्ट है सेंटर ऑफ मास का, आप एक एक चीज खुद से भी सोचो, ठीक है ना। अदरवाइज मैं एक सॉल्यूशन लिख दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन खुद से नहीं सोच पाओगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक एक चीज आप खुद से सोचो। देखो यार, कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा कि इस पे नीचे mg, एक नॉर्मल, इसके बीच का नॉर्मल, तो वो तो इंटरनल फोर्स ही हो गया, और इसके ऊपर एक mg। ये दो एक्सटर्नल फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, कैपिटल mg और नॉर्मल, क्या वो कैंसिल आउट हो रहा है? इनके बीच का नॉर्मल कैंसिल आउट हो रहा है। अब बचा कौन सा फोर्स, किस डायरेक्शन में लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? वर्टिकल। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है? नहीं है भाई, समझ आई बात। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? क्योंकि ये सरफेस कैसा है? स्मूथ। ये सरफेस कैसा है? स्मूथ है भाई। चलो यार, अगर मान लो हम लोग ये लिखें कि एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो क्या है? जीरो, तो क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? तो चलो भाई, हम लोग लिख सकते हैं कि P इनिशियल इक्वल्स टू किसके बराबर? P फाइनल के। इनिशियल मोमेंटम बताओ पहले, इसकी वेलोसिटी दोनों कितनी है? जीरो। तो क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो? भाई जो जो फोर्स लगे ना, आप पहले सोच के देखना कि हाँ यार ये फोर्स जीरो है कि नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले पार्ट में हम लोग सवाल कर रहे हैं मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो ही होगा। ये ऐसे अगर सोच के करोगे, फिर आगे जब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा नहीं होगा। देखो अब एक बात बता,
इसका मोमेंटम कितना, इसका मोमेंटम m इंटू V2, ये हम किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो भी किसके रेस्पेक्ट में, चलो भाई m इंटू V2। अगर हमने वेज के रेस्पेक्ट में माना होता तो कुछ फिर से वो u माइनस v वगैरह बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, ठीक है भाई। इसकी वेलोसिटी v1, तो क्या माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू कितना v1। चलो यार यहाँ से एक रिलेशन आ गया। हम लोग ये रिलेशन क्यों लिख रहे हैं, एक तो ये लिखेंगे और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दो, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दो। तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। चलो यार भाई वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो अब उस केस में देखो कौन कौन वर्क कर रहा है, कौन कौन वर्क कर रहा है, वर्क डन बाई mg, अरे भाई हाँ है ना, सिस्टम पे कौन वर्क कर रहा है mg, और कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इक्वल्स टू क्या होगा, क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस कितना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलो यार mg के द्वारा वर्क डन m इंटू जी इंटू कैपिटल आर, क्लियर, स्मॉल m इंटू जी इंटू कितना कैपिटल आर इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कि 1/2 इंटू स्मॉल m इंटू v1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू कैपिटल M इंटू कितना v2 स्क्वायर। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ अच्छा ये v2 ले लेंगे इसको, चलो, और इसको कितना ले लेना अपने को v1, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, अब यहाँ से उठा के किसी की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे, फटाफट अब नोट करना शुरू करो, इसके बाद तो कैलकुलेशन है भाई कुछ नहीं। 1/2 स्मॉल m इंटू v2 की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल M इंटू v1 बाई स्मॉल m का स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल M इंटू v1 स्क्वायर, ये कितना है स्मॉल m g कैपिटल R इक्वल्स टू, चलो भाई ये है आपका फाइनल आंसर, कैलकुलेशन है। इस y एक्सिस में प्लीज रिपीट सर, y एक्सिस में मैं बोल रहा हूँ बेटा, देखो अपने पास एक तो इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा नीचे mg, तो दोनों इसी के ऊपर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लग रहा है, वो कैंसिल आउट हो रहा है। ये स्मॉल mg लग रहा है जो कि कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स y डायरेक्शन में स्मॉल mg लगेगा। तो यहाँ से लिख लेना F एक्सटर्नल इन y डायरेक्शन जो है वो भाई जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग x डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं और एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। अच्छा ठीक है, डीपीपी सेंड कर दोगे, बुकलेट में ऐसे सवाल कम है क्या, हाँ काफी है, अलग अलग बुकलेट मिली है क्या सबको। ओ भाई अब तो मत बोलो मैंने भेज दिया स्पेसिफाई करके कि किसको क्या करना है। चलो यार हो गया भाई, समझ आया सभी को। ये वाला पॉइंट पहले ये बताओ, समझ आया कि वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी और वेज के रेस्पेक्ट में, इसीलिए हम ग्राउंड किसी के भी रेस्पेक्ट में मान सकते हैं, ठीक है। चलो हाँ बोलो, इनिशियल फोर्स जीरो, क्या हो गया, हाँ ऐसे क्या बोल रहे हो, नहीं सुन समझ में आया, हाँ हाँ मतलब देखो जैसे ये वेज रखा हमने, ब्लॉक रख के रिलीज कर दिया भाई, ये वेज यहाँ पे रुका हुआ है, रुका रह सकता है ये, हम इसके ऊपर वेज ये ब्लॉक छोटा सा रखे और छोड़ दिए, ठीक है ना। चलो अच्छा ये एक बात बताओ, ये क्यों मूव कर रहा है ये पता है ना, नॉर्मल लगेगा इसका, और नॉर्मल ऐसे लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इसको पीछे मूव कराएगा, ठीक है भाई, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए अपने को। चलो अगला सवाल देखो, अब ये सवाल आप एक बार सोच के देखो, ठीक है भाई, और एक एक पॉइंट सोचना कि कैसे ये चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है भाई।
जो नहीं समझ आया फिर पूछ लेना वो चीज। यहाँ पे ये कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये स्मूथ है, और इस स्मॉल एम मास को हमने एक वी नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, चलो लिखो, स्मॉल एम मास इज गिवन, small m mass is given velocity v naught, find the maximum height reached by small m, find the maximum height reached by small m। अगर वो स्मूथ है तो क्या ये भी दोनों मूव करेंगे? थोड़ा सोचो जल्दी से। कहाँ पे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बोल रहे हो तुम, ये बताओ पहले, कहाँ पे बोल रहे हो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम? मोमेंटम। ओहो, एक बार बताओ, ये हमने इंडिपेंडेंट ले लिया, ये v2 से जा रहा है, ये अपना v1 से जा रहा है, दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या करेंगे, स्मॉल m प्लस इसका मोमेंटम कितना, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। चलो क्या एक्सटर्नल फोर्स 0? क्योंकि हम उसी टाइप के सवाल कर रहे हैं। ये तुम किस में क्या लिख रहे हो भाई, या साथ में लिखा करो बेटा। अच्छा सॉल्व कर रहे हो, मुझे लगा उस कॉपी में से इस कॉपी में लिख रहे हो। जल्दी करो यार। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। क्या दोनों डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0? वर्टिकल में mg लगेगा भाई। कंफ्यूजन हो तो एक बार एफबीडी बस कहीं बना करके देख लेना बगल में। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो दो क्या कंडीशन होगी ये बताओ। हाँ, वेज मूव कर रहा होगा और ये रेस्ट पे होगा। हाँ एक बार देखो, जैसे सुनो, अब यहाँ से देखो, पहले ये चीज तो पता है यार, एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0, इसमें किसी को कोई डाउट? बेटा जो अगर समझ नहीं आया ना पूछ लेना कि एक्सटर्नल फोर्स कैसे 0 हो रहा है। ठीक है, इस पर लगेगा कौन सा, mg नॉर्मल, और इसका नॉर्मल mg, ये सारा बिल्कुल सेम सिचुएशन है पिछले बार जैसा। अब एक बार देखो कि यहाँ से ये ब्लॉक जैसे ही चढ़ना शुरू करेगा तो इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, और इस कारण से इसके पास भी वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी जब आएगी तो धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ेगा। तो अब एक बार देखो कि ये क्या एनर्जी, इसकी वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी कम होगी, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पे अगर देखें तो इस ब्लॉक के पास दो डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, हाँ है ना, एक एक्स में भी और एक वाई में भी, इंटरमीडिएट पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि एक्स में तो वेलोसिटी है ही भाई, वाई में वेलोसिटी होगी तभी तो ये ऊपर जाना शुरू कर रहा होगा, ऊपर जाना शुरू करे, ऊपर जा रहा होगा इसीलिए क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी होगी। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उस केस में क्या होगा, अब एक बात देखो, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच गया है, ये इसकी मान लो कि ये यहां तक मैक्सिमम हाइट हो गई, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, यानी इसके ऊपर और नहीं जाएगा, इसके ऊपर और नहीं जाए, क्या यानी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0? अरे हाँ है ना, अगर वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं भाई, ठीक है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो ये और ऊपर नहीं चढ़ेगा। और एक्स डायरेक्शन में क्या दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, अदरवाइज सेपरेट हो जाएंगे, अदरवाइज सेपरेट हो जाएंगे। ये अगर मान लो ये कुछ ज्यादा तेजी से चलने लगा, ये थोड़ा धीरे चल रहा है, या ये अपने पास, अगर ये ज्यादा तेज चल रहा है तो भी सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तेज तो पॉसिबल ही नहीं कि ये इसको फाड़ करके बाहर निकल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है,
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। मैक्सिमम हाइट पे ये वाली हाइट कितनी हो गई भाई? स्मॉल एच। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना? चलो यार, अब उसके बाद क्या है? एक्सटर्नल फोर्स 0 एक्स डायरेक्शन है, मोमेंटम कंजर्व करो। इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू p इनिशियल इक्वल्स टू किसके बराबर? p फाइनल। m इंटू कितना? m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर? तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना? V1 के बराबर। ठीक है भाई, यहां से V1 की वैल्यू किसके बराबर? तो V1 इक्वल्स टू स्मॉल m V नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर। ठीक है, दूसरा कौन वर्क करेगा भाई? तो एक तो mg वर्क कर रहा होगा और इक्वल्स टू किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो mg के द्वारा वर्क डन कितना? माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एच के बराबर, यही आएगा, इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना? V1 स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस 1/2 स्मॉल m इंटू कितना? V0 स्क्वायर। ठीक है भाई, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्मॉल h इक्वल्स टू कितना? एक ही बार में पुट ही कर देते हैं। h इक्वल्स टू कितना? ये माइनस साइन वो प्लस हो जाएगा, तो पहले तो 1/2 m V0 स्क्वायर रहेगा ही, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना? V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, m स्क्वायर इंटू कितना? V0 स्क्वायर अपॉन, यहां से देखो इसका स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना? तो अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर। देखना कुछ गलती तो नहीं हुई। अपॉन में कितना? mg आएगा। ठीक है, mg आएगा तो अपॉन में g लिख देते हैं, यहां से रुक जाओ भाई। अपॉन में कितना? mg, यही आ रहा होगा। अब देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर सॉल्व कर लेना। माइनस mgh क्यों लिया बेटा? कौन है भाई ये? तो पूछ देख मुस्कान, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी भाई। हाँ, यहाँ से देखो mg के द्वारा वर्क डन जो होगा वो कितना होगा? नीचे से ये ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाई mg कितना होगा? माइनस ऑफ mgh। और vy 0 इसीलिए होगा क्योंकि अगर vy 0 नहीं होगा तो ये और ऊपर जाना कंटिन्यू रखेगा। और ये अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं तो यानी y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगा जाएगी? 0 के बराबर। ठीक है, चलो भाई, हो गया, समझ आया सभी को? चलो यार, अगला सवाल अब लिखो। पूरा पूरा समझ आ रहा है? हाँ, पूरा पूरा समझ आ रहा है सभी को भाई? यहां से देखो, ये कार है, इसका मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m, और इसको मैंने वेलोसिटी दे दी u, वेलोसिटी दे दी, इसकी लेंथ है l के बराबर। ठीक है, चलो सवाल लिखो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v, फाइंड वेलोसिटी ऑफ v, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बॉल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल when it will reach maximum height, when it will reach maximum height। एक मिनट बेटा, बैक कर लेते हैं। अच्छा, नोट नहीं करने दिया है? और एक और सवाल लिख लो, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू भी निकालनी है। देख नहीं रहा है सवाल? दोबारा बता दे कि पीछे यहां से मैक्सिमम। सवाल ये है कि ये कार है कैपिटल M, ये एक स्मॉल m मास का बॉल है, इसको हमने u वेलोसिटी दे दी। अब हमें निकालना है कि ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वो मैक्सिमम हाइट भी फाइंड करना है। अरे जमीन नहीं, ओवरब्रिज नाम की भी तो कोई चीज होती है। ऐसे जमीन के अंदर डाल दोगे तो ये ऊपर जाएगा कैसे? ये ओवरब्रिज पे चल रही है, ये हैंग कर रखा है, बताओ अभी। बैक कर दे, एक बार सवाल लिख लो फटाफट बेटा। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना?
समझ तो आ रहा है भाई? हाँ, कार रेस्ट पे है भाई। जो ये कार जो है पहले रेस्ट पे है। तुम लोग जो है ना, ये मान लेना कि ये आगे मूव करेगा तो ये आगे रास्ता खुलता जाएगा, ऐसा नहीं कि इसी पे घुसे पड़े हैं कि यार ये जाएगा कैसे। इंजीनियर अभी नहीं बनना अपने को। देखना सांप वाप भी ना हो उसमें। चलो यार सवाल करो यार जल्दी से। ये हुआ सवाल। वर्टिकल सर्कल नाम की कोई चीज पढ़े हो आप? सर एक तो आप बोलते हो जो नहीं समझ आए पूछ लो। कोई नहीं, कंटिन्यू रखना ये चीज है। पूछोगे तभी दूर दूर होगा जो भी दिक्कत है। यहाँ से देखो सवाल ये है कि ये कार रेस्ट पे है, यहाँ से एक स्मॉल एम मास का बॉल हैंग कर रहा है, हमने इसको यू वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। अब ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ये हमें मैक्सिमम हाइट, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो कार की भी वेलोसिटी बतानी है और स्मॉल एम मास की भी वेलोसिटी। दोनों कंपेरेबल मानना है। टॉय कार भी तो होता है भाई, यार तुम लोग। आज सवाल का ही ऑपरेशन करो तुम लोग। पहले फाइनल स्टेट सोच के बताओ भाई, सवाल करना शुरू मत करो, पहले पहले फाइनल स्टेट सोच के बताओ। वो तो बात पता है, वो तो भाई। उस स्टेट में क्या हो रहा होगा ये मैं पूछ रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंचेगा ना, तो उस केस में क्या सिचुएशन क्या होगी उस समय की, ये मैं पूछ रहा हूँ। दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये सिचुएशन होगा। वर्टिकल वाली रुक जाएगी, वर्टिकल वाली जीरो होगी। क्यों? क्योंकि और ऊपर नहीं चढ़ना उसको। अगर मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो और ऊपर उसको नहीं चढ़ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। बात समझे? एक्सटर्नल फोर्स कैसे जीरो है तो वो भी देख लो भाई। इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, नीचे एक mg लग रहा, इस ये वाला जीरो। ये टेंशन और ये टेंशन इंटरनल फोर्सेज, बचा कौन सा एक? नीचे mg। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अरे भाई समझ आया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे। अच्छा एक सवाल मेरा बताओ, जब ये थीटा एंगल पे पहुंचेगा, जब ये ऐसे थीटा एंगल पे पहुंचा होगा, तो क्या अब टेंशन का एक कंपोनेंट भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग जाएगा, तो फिर एक्सटर्नल फोर्स कैसे जीरो हो गया? ओ भाई इंटरनल है, यहाँ पे भी टेंशन टी इधर लगेगा, यहाँ पे भी टेंशन टी इधर लगेगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ही करेंगे। ठीक है, चलो फाइनल सिचुएशन बता दी मैंने कि दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। एक्स्ट्रा एक्स डायरेक्शन में मोमेंट सॉरी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब बस करना क्या है यहाँ पे, अब मोमेंटम कंजर्व करो, एनर्जी का इक्वेशन लिखो, सवाल हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई कि फाइनल स्टेट में क्या होगा सिचुएशन। आ गया आंसर? निकालो यार फिर, मतलब सारी चीजें बता ही दी मैंने। एक बार देखो, यहाँ से देखो, जैसे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है। अब जब फाइनल स्टेट आ रहा होगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो वाई डायरेक्शन की तो वेलोसिटी जीरो होनी है ही, क्योंकि वाई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी, इसके पास एक बात देखो, किसी भी टाइम टी पे अगर हम लोग बात करें तो बॉल के पास ऐसी वेलोसिटी होगी एक इंटरमीडिएट स्टेप पे, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। जब ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वाई वाली जीरो होगी ही होगी, अदरवाइज वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, अब बचा कौन सा? तो देखो यार, एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। एक्स डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ये वाला कंपोनेंट जीरो होगा। बस अब यहां से एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो। अब क्लियर हुआ ज्योतिरादित्य? आंसर निकाल लिया ना आपने? कोई नहीं, अभी बहुत आंसर अब देखते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से
मान लेते हैं h हाइट तक पहुंचा है, दोनों कितने से जा रहे हैं, v वेलोसिटी से, दोनों कितने से जा रहे हैं, v वेलोसिटी से जा रहे हैं, ठीक है भाई। जब अगर मान लो कि इस केस में ये भी v से जा रहा है, ये भी v, ये कितने से, इनिशियली u से, x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स अलोंग x डायरेक्शन 0, तो हम क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना v, v की वैल्यू स्मॉल m इंटू यू अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ आया ये चीज। बाकी अगर रही बात हाइट की, तो देख लो कि वर्क डन कौन कर रहा है, एक तो mg करेगा और इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस कितना, इनिशियल mg के द्वारा वर्क डन कितना, माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एच, ना तो टेंशन वर्क करेगा ना ही उसका mg वर्क करेगा, तो वो नीचे तो आ नहीं रहा। तो इस केस में अगर देखे, यहां से अगर देखे तो माइनस ऑफ mgh, ठीक है भाई, और क्या है अपने पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो 1/2 इंटू कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना, v स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ m इंटू कितना, u स्क्वायर के बराबर, यही आएगा बस। तो h की वैल्यू अगर हमें पुट करनी है तो h इक्वल्स टू, देखो फिर यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे क्या, यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, फाइनल आंसर लिख लो एक बार। जो फाइनल आंसर है h इक्वल्स टू, जो आएगा फाइनल आंसर, स्मॉल m v नॉट अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर बाई 2g के बराबर। देख लो एक बार, यही आ रहा है क्या आंसर, यही आ रहा है। अरे यू लिखा है ना मैंने, वी नॉट, अच्छा शायद इसमें दो बार आ रहा है क्या, वी नॉट, हाँ यू आएगा ये चीज, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आंसर, हाँ बस कोई दिक्कत, कैपिटल M आ रहा है, नहीं इसमें तो स्मॉल m दिया है भाई, कैपिटल M आएगा यार, तुम लोग जानो एम जी एच इक्वल्स टू किसके बराबर, तो कितना 1/2 स्मॉल m यू स्क्वायर माइनस 1/2। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो कैपिटल M बाई v की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, स्मॉल m स्क्वायर यू स्क्वायर बाई कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो ये किसके बराबर, तो एक m से ये सारा कैंसिल आउट हो रहा होगा, h इक्वल्स टू किसके बराबर, तो यू स्क्वायर बाई 2g तो कॉमन ले लो, ठीक है भाई, क्या बचा यहाँ से, तो 1 माइनस कितना, स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, सही है, कैपिटल M बाई, वही आंसर होगा कितना, कैपिटल M बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू यू स्क्वायर बाई 2g। सॉल्व करवा ही लिया तुम लोगों ने, पिछले वाले जैसा ही होगा। चलो समझ आया बेटा, नॉर्मल जो लग रहा होगा ना, इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा वो, और इसके ऊपर mg, तो इसका नॉर्मल और इसका mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इंटरनल हम लोग कहाँ से ले लेंगे, और नॉर्मल लगा कौन रहा है, ग्राउंड लगा रहा है। चलो अगला सवाल लिखो अब, ये आखिरी सवाल है इस टाइप का। अब यहाँ से देखो एक बीड है और इसका मास दे रखा है 2m के बराबर, और इनिशियली एक ऐसा हमने ब्लॉक लिया जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर एक ये बिड या रिंग मान लो, ये 2m मास का है और एक इस छोटा सा ब्लॉक है स्मॉल m मास का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, इसको रिलीज कर दिया, तो लिखो अब सवाल, लिखो, when the string makes an angle theta with the wire,
when the string makes an angle theta with the wire, when string makes an angle theta with the wire, then find velocity of bead, then find velocity of bead and the distance it will slide up to that instant, and the distance it will slide up to that instant. चलो यार अब देखो, यहां से अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो, अरे भाई यहां से हमें क्या करना है, थीटा एंगल का केस लेना है, ठीक है। सवाल ये है कि पहले ये 2m मास है, स्मॉल m मास है, ठीक है। और जैसे ही हमने क्या किया कि रिलीज किया, तो जब ये थीटा एंगल बनाएगा ये वायर के साथ, तो उस समय ये कितना डिस्टेंस स्लाइड किया होगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही है सवाल। जैसे ही अगर मान लो ये फ्री है मूव करने के लिए, तो जैसे ही आप रिलीज करोगे तो नीचे आएगा और ये थोड़ा आगे जाएगा, होगा तो यही कि ये थोड़ा आगे भी जाएगा और ये थोड़ा नीचे भी आएगा, यही होगा। तो आगे भी जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये कितना दूर जाएगा और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, सवाल अपना यही है भाई। क्लियर है सभी को सवाल, ठीक है। चल अब ये ऊपर जाएगा, ये रिलीज कर दिया ना हमने, कौन सा ऊपर, मतलब ये वर्टिकल के साथ इधर की तरफ, हाँ मतलब ये दिया रहा है वर्टिकल के साथ जब थीटा एंगल बना रहा होगा, मतलब वायर के साथ, शायद वायर के साथ लिखा है ना मैंने, ठीक है ना। चलो अब एक बात देखो, यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या होगा, क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है? यार एक बात देखो, इस पे एक 2mg लगेगा, ये वायर जो है इसके ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, ठीक है। ये जो टेंशन होगा वो दोनों इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसके ऊपर एक कौन सा फोर्स लगेगा, mg। हम लोग एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में 0 मान सकते हैं, एफ एक्सटर्नल जो है वो एक्स डायरेक्शन में 0 मान सकते हैं, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में अगर 0, तो वाई डायरेक्शन में तो वैसे भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सॉरी यार, वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, लेकिन क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है क्या? तो क्या सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो रेस्ट पे रहेगा ऑलवेज, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट रेस्ट, क्या बोलते हो, सही है, हाँ ऑलवेज एट रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, अलोंग एक्स, सारी चीजें हम लोग एक्स एक्सिस में ही देख रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक बात देखते हैं, यानी अभी जो सेंटर, इसकी लेंथ मान लो एल के बराबर है, इसकी लेंथ कितनी है एल, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ पे होगा, इस वाले पोजीशन पे, यहां से L/3 पे, यही होगा ना, अरे m2d/m1 + m2 यही करते हैं ना। तो अब एक बात देखो, जैसे ये थोड़ा सा, जैसे मान लो कि थीटा एंगल बना रहा है, तो ये रिंग यहां पहुंचा और ये कुछ यहां पे पहुंचा, ठीक है भाई, ये ऐसा है, क्लियर। अभी भी सेंटर ऑफ मास के यही पे होगा, मतलब जो एक्स वाला पार्ट होगा वो यही पे होगा, ठीक है। एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो यहां से L/3 पे नीचे होगा, ठीक है भाई। तो अब एक बात देखो, सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पे होगा, L/3 पे, और ये कितना होगा 2L/3 पे, और ये एंगल जो हमने लिया है वो कितना लिया है, थीटा एंगल, क्लियर है ये चीज। अब चलो यार भाई, यहां से अगर देखते हैं कि हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना मूव किया है ये वाला बिड, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। मान लो ये कितना मूव किया है, एक्स डिस्टेंस, कितना एक्स डिस्टेंस मूव किया है। अब एक बात बताओ, जो सेंटर ऑफ मास अभी भी एक तरीके से अगर हम लोग देखें, पहले अगर फर्स्ट मेथड पहले सवाल का अगर हम लोग देखें, तो पहले सवाल में क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो सेंटर ऑफ मास जो है वो अभी भी L/3 डिस्टेंस पे है, एक्स डायरेक्शन के लोग, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स वाला डायरेक्शन होगा वो किस पे होगा, L/3 पे होगा, इक्वल्स टू क्या 2m इंटू, यहां से मैं मेजर कर रहा हूं भाई, ये जो L/3 है वो कहां से, इस वाले पोजीशन से L/3 पे होगा, तो L/3 इक्वल्स टू m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2, अरे यही आएगा,
m1 कितना 2m इंटू ये कितनी दूरी पे है, अरे ये जो 2m मास है कितनी दूरी पे है यहाँ से x दूरी पे, प्लस स्मॉल m इंटू कितना, अब ये कितनी दूरी पे है, तो यहां से देखो x प्लस l cos थीटा के बराबर, x प्लस कितना, x प्लस किसके बराबर, x प्लस किसके बराबर, l cos थीटा के बराबर अपॉन कितना, तो 3m के बराबर, अरे हाँ है ना, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहां से m जाएगा, m सारा कैंसिल आउट हुआ, क्या मिलेगा, l इक्वल्स टू किसके बराबर 2x प्लस x और प्लस l cos थीटा, यही आएगा, यहां से x इक्वल्स टू किसके बराबर, तो l माइनस l cos थीटा अपॉन किसके 3 के बराबर। क्या ये समझ आया अपना अप्रोच, पहले क्या पहले सवाल का अप्रोच समझ आया पहला वाला, क्लियर हुआ ये चीज। चलो भाई, अब अगर यहां से अगर सेकंड मेथड अगर हम लोग देखें तो एक लाइन में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। एक बार देखो, ये पूरा कितना l/3, ये वाला कितना l/3, मैंने बताया था कि दो पॉइंट मास को जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग होगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, जो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास के यहाँ पे, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना होगा l/3 के बराबर, अरे भाई हाँ है ना, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, क्या l/3 cos थीटा, l/3 cos थीटा, और ये कितना है x, ये पूरा कितना है, तो x की वैल्यू किसके बराबर, l/3 माइनस l/3 cos थीटा, एक ही लाइन में आंसर लिख सकते हैं इसको। क्लियर हुआ ये पहला सवाल, क्लियर हुआ, फटाफट नोट करो, दूसरा भी करते हैं यार, ये समझ आया दोनों मेथड। ये सारे जो हम लोग जो ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं ना, ये सारी जब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़ा दूंगा तो आप सारे सवाल सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी एक बार करके देख लेना, ठीक है। बाकी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली डील हम लोग करेंगे स्प्रिंग फोर्स वालों के लिए, स्प्रिंग जो दो स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा, सॉरी एक स्प्रिंग दो ब्लॉक, तो उनमें ज्यादा यूज होता है, ये सब सवाल ग्राउंड फ्रेम से ही करते हैं। बाकी आप करके एक बार जरूर देख लेना, एक दो सवाल कराएंगे भी उस समय। एक मिनट, सेकंड रिपीट करना, यहाँ से देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, और ये कितनी दूरी पे l/3 दूरी पे, ठीक है, l/3 दूरी पे होगा, तो ये वाला कितना l/3 cos थीटा, ये पूरा l/3, तो x इक्वल्स टू l/3 माइनस l/3 cos थीटा हो जाएगा। चलो लिख लिया सभी ने। अब हमें सेकंड पार्ट जो है, अच्छा एक चीज सोचो तो उधर, क्या ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये इधर की तरफ जा रहा होगा थीटा एंगल पे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या ये इधर की तरफ जा रहा होगा थीटा, ये वाले ऐसे जा रहा होगा क्या इसकी v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब वो थीटा एंगल पे होगा, अरे थी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, इसी डायरेक्शन में जाएगा, कैसे जाहिल हो यार, मतलब काय के लिए पढ़ाया मैंने वो सारा, वो जो उस समय पहले सवाल में बताया था किस लिए बताया था आखिर, कि बेटा एक सवाल कराऊंगा कि जिसमें यूज होगा, और ये मैंने बोला भी था कि लास्ट सवाल है, उसी हिसाब से सोच लेते अरे यार इसके रेस्पेक्ट में ये ऐसे जा रहा होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ी ऐसे जा रहा होगा, इसके रेस्पेक्ट में ऐसे जा रहा होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा हमें नहीं पता, कितने एंगल पे जाएगा हमें नहीं पता है, तो हमें इसकी वेलोसिटी जो आगे चल के मानेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में मानेंगे, उस बीड के रेस्पेक्ट में। बात समझ आई, ये चीज क्लियर हुआ। चलो यार, चलो अब यहां से देखो, रहेगा अपने पास यही सारा पार्ट की जो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा ये देखो यार, नया ही बना लेते हैं,
यहां से अगर हम लोग देखें तो ये इनिशियल स्टेट था, हमें तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फाइनल स्टेट ही हम लोग बना लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, फाइनल स्टेट में क्या होगा कि ये जो बीट होगा, पहले बीट यहाँ पे था, अब बीट कुछ यहाँ पे गया होगा, और यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा वो, तो v2 वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v2। और एक बार देखो कि ये जो ऐसा थीटा एंगल पे जो ब्लॉक फॉर्म कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वर्टिकल सर्कल कर रहा होगा, हाँ है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये वर्टिकल सर्कल कर रहा होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v1 होगी। क्या ये समझ आया आपको, हाँ है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, v1। अब यहां से देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ और होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये जो वेलोसिटी हम लोग ले रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू किसके, बीड के। ठीक है भाई, चलो अब यहां से अगर हमें देखना हो, ये वाला L है, ये पूरा L साइन थीटा होगा, ये कितना, L साइन थीटा। चलो अब क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में जो मोमेंटम कंजर्व होगा तो p इनिशियल अलोंग x इक्वल्स टू कितना, p फाइनल अलोंग x। चलो यार, इनिशियल मोमेंटम 0, हाँ है ना, रिलीज किया हमने सिस्टम को। फाइनल मोमेंटम देखिए तो इस बीड का मास मैंने ले रखा है 2m, और इसका मास ले रखा है स्मॉल m, कितना, तो 2m इंटू कितना, v2। क्लियर है भाई, और इसकी वेलोसिटी अगर देखे तो क्या होगा, एक बात बताओ कि वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर, अरे हाँ है ना, तो क्या इसमें मुझे ऐसा लिख देना चाहिए v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 नहीं होगा, यहाँ पे किसी थीटा एंगल पे होगा, ये v2 इधर की तरफ है, ये जो इसकी v2 है, इन दोनों का वेक्टर, सॉरी ये वेक्टर एडिशन से मिलेगा अपने को, तो ये हमारे पास जो v2 है वो इधर की तरफ है, और v1 जो है वो इधर की तरफ है। ठीक है, यहां से ये एंगल देख लो एक बार, ये कितना है, थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा के बराबर, नहीं ये होला, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला किसके बराबर 180 माइनस 91, हाँ 180 माइनस कितना 90 माइनस थीटा, यानी किसके बराबर 90 प्लस थीटा के बराबर, क्या यही एंगल होगा। अब हमें क्या इन दोनों का रिजल्टेंट लेना चाहिए, अच्छा मोमेंटम का लिख रहा है, अच्छा सॉरी बेटा मुझे लगा एनर्जी का। मोमेंटम का अगर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये वाला कितना, ये v1 कितना आएगा साइन थीटा, तो कितना आएगा, तो प्लस ये कितना है स्मॉल m, तो प्लस स्मॉल m इंटू कितना, ये किसकी वेलोसिटी v2 माइनस कितना v1 साइन थीटा के बराबर, क्या यही आएगा भाई, अरे हाँ है ना, क्या ये क्लियर हुआ, v2 माइनस कितना v1 साइन, प्लस इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इधर v2 वाले को ग्रेटर मान रहे हैं, तभी हमने प्लस लिया भाई। अगर हम इधर लिखते तो ये अपोजिट डायरेक्शन में था तो नेगेटिव लिखते हैं, अगर इसको ज्यादा मानते तो। ये चीज समझ आया सभी को। अब यहां से देख लो भाई अपने पास ये कितना आएगा, तो 2mv2, m कैंसिल आउट हुआ, 2v2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो v2 माइनस v1 साइन थीटा के बराबर, यानी फाइनली ये कितना आएगा, माइनस साइन भी आएगा ना, ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, 3v2 इक्वल्स टू किसके बराबर, v1 साइन थीटा के बराबर, यही आएगा। एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन कौन सा होगा, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कौन कौन सा वर्क होगा, mg का वर्क, और कोई तो वर्क करेगा नहीं, तो क्या होगा mg के द्वारा वर्क डन कितना, तो माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एल साइन थीटा। क्लियर ये चीज, अरे हाँ है ना, अरे यार क्या ही हो रहा है भाई, प्लस एम जी एल साइन थीटा, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है कितना, प्लस एम जी एल साइन थीटा, और वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कितना 1/2 इंटू कितना 2m इंटू किसके बराबर v2 स्क्वायर, और प्लस कितना
1/2 इंटू स्मॉल m इंटू, अब यहां से देखो क्या लेना चाहिए, क्या इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट, इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट लेना चाहिए। भाई एक बात बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी वही लेंगे ना। अरे इसकी नेट वेलोसिटी कितनी जो होगी वही लेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो उसके हिसाब से आएगी। तो क्या होगा, तो यहाँ से देखो अब दो वेलोसिटी है, एक इधर की तरफ v2, इधर की तरफ v1, एंगल कितना 90 प्लस थीटा। तो फॉर्मूला लगा दो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है ये फॉर्मूला, क्या आएगा अपने पास v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू v1 v2 इंटू कॉस थीटा कितना cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा। क्या ये समझ आया, पहले यहाँ पे उठा के पुट कर दो, कितना हो जाएगा, तो v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 साइन थीटा। अब यहां से देखो, अब यहां से पूरा का पूरा स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो g इंटू एल साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, यहां से अगर देखें 2 से 2 कैंसिल आउट, v2 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, क्या v1 स्क्वायर, हमें निकालना कौन सा है पहले ये देखो, बीड की वेलोसिटी निकालनी है, तो v2 को तो रहने ही देते हैं, v2 स्क्वायर यानी m सारा कैंसिल आउट कर दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल आउट, v2 स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ से 1/2 इंटू यहाँ से देखो v2 स्क्वायर, और ये v1 की जगह पे क्या लिखेंगे, v1 की जगह पे क्या लिखोगे, v1 की जगह पे हम लोग देखें तो v1 की जगह पे क्या लिखेंगे 3v2 अपॉन साइन थीटा, यही आएगा, यानी कितना प्लस 9v2 स्क्वायर अपॉन कितना साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा, क्या माइनस 2 इंटू v1 की जगह पे फिर से क्या पुट करोगे 3v2 यानी कितना 6v2 स्क्वायर अपॉन कितना साइन थीटा, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा। अरे समझ आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ से अब इसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ से v2 सारा कॉमन ले लो, सबको इधर भेज देना, वहां से आंसर आ जाएगा। v2 सारे में कॉमन ले लो, यहाँ से सबको इधर भेज दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो v2 स्क्वायर प्लस 1/2 और माइनस 6 किसके बराबर आएगा 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 6, यानी कितना 3/2 माइनस 6 माइनस 3/2, ये आ जाएगा अपने पास 3/2 और वो कितना -6, 3/2 -6 इंटू v2 स्क्वायर प्लस 9v2 स्क्वायर बाई कितना साइन स्क्वायर थीटा। बस यहाँ से v2 कॉमन लेके नीचे भेज देना इसको, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही टफ था क्या? यार देखो हमने किया क्या है, सबसे पहले एक बार देखो कि इसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी पता है कि ये इधर की तरफ होगा, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी 2, इसका मोमेंटम 2m इंटू v2, इसका मोमेंटम कितना होगा, तो दोनों के का रिजल्टेंट ले लिया अपन ने x डायरेक्शन में, ये कितना v2 और ये कितना v1 साइन थीटा, तो कितना आएगा v2 माइनस v1 साइन थीटा। हाँ बोलो, v1 नहीं, थीटा एंगल पे ही कैलकुलेट करना अपने को, थीटा एंगल पे कैलकुलेट करना है। कौन सा v1 साइन थीटा, v1 तो वेरी कर रहेगा ना, थीटा भी वेरी करेगा। तो सवाल पढ़ो एक बार, उसमें लिखा हुआ है कि जब थीटा एंगल फॉर्म करेगा ना उस समय वेलोसिटी फाइंड करनी है, सवाल में ही दिया हुआ है कि जब थीटा एंगल फॉर्म करेगा तब वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। चलो लिख लिया सभी ने, अब लिखो मोशन ऑफ अ सिस्टम with respect to center of mass, motion of a system with respect to center of mass। चलो 9 मिनट बचा हुआ है, क्यों वेस्ट करें, आज के लिए बहुत है। तो देखो यहाँ पे ना ना उसने मैसेज किया एक बच्चे ने, देखो यार
अब यहाँ से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक हम लोग सारा जो सिस्टम डील कर रहे थे वो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये सवाल कुछ ज्यादा ही हो गया था क्या, चलो एक आध तो चलेगा, मतलब चलो उतना तो डाइजेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब एक बार देखो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अब जो है ना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लोग मोमेंटम पहले देखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या, अगर सिस्टम की जो अगर मोमेंटम लिखना हो या अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे। अभी तक हम ग्राउंड फ्रेम में सारी चीजें लिखते थे, चाहे मोमेंटम हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या जो भी पोटेंशियल एनर्जी हो या जो भी वर्क डन कैलकुलेट करना। लेकिन अब जो है वो सिस्टम को जो है वो हम लोग डील करना देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंटम डिफाइन कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे वो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये दोनों चीजें लिख सके। तो देखो यार मान लो अपने पास एक स्मॉल एम मास m1 है और ये कितने से जा रहा है, ये मान लो v1 से जा रहा है, और यहाँ पे एक स्मॉल एम मास है m2 जो कि v2 से जा रहा है, और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो इस डायरेक्शन में कुछ vcm वेलोसिटी से जा रहा है। भाई जब दोनों मूव कर रहे होंगे तो सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। मान लेते हैं vcm कितना, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर की तरफ vcm। अब एक बात देखो यहां से अगर देखें कि मोमेंटम ऑफ m1, मोमेंटम ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू किसके, सेंटर ऑफ मास, विथ रेस्पेक्ट टू किसके, सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखेंगे कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू किसके, सेंटर ऑफ मास, यही लिखेंगे। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो क्या m1 इंटू कितना, क्या v1 cm लिखेंगे, हाँ है ना, ये बताओ। अगर मुझे फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू किसके, सेंटर ऑफ मास के। वैसे ही अगर देखे तो फॉर m2 अगर देखे, फॉर m2 अगर m2 देखे तो क्या p2 cm यही आएगा, और p2 cm की वैल्यू किसके बराबर, तो m2 इंटू कितना v2 cm के बराबर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को। अब यहां से देखते हैं कि v1 cm की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो v1 cm इक्वल्स टू किसके बराबर, तो क्या v1 वेक्टर माइनस ऑफ vcm वेक्टर यही आएगा, और v1 की वैल्यू तो यहां से चलो भाई v1 माइनस कितना, तो m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 यही आ रहा होगा क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 vcm यही आ रहा होगा। यहां से अगर सॉल्व करोगे तो देखो v1 cm की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो v1 cm की वैल्यू, तो कौन सा कैंसिल आउट होगा, m1 v1 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना m2, m2 इंटू v1 माइनस कितना m2 इंटू v2, तो बचेगा कितना, तो लो भाई m2 इंटू कितना v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर अपॉन कितना, अपॉन किसके बराबर m1 प्लस m2, ठीक है। यानी यहां से अगर देखें तो p1 cm की वैल्यू किसके बराबर, तो ये आएगा m1 m2 अपॉन किसके बराबर m1 प्लस m2, और इनटू किसके बराबर, तो v1 वेक्टर माइनस कितना v2 वेक्टर। ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूस्ड मास, ये जो होता है ये रेड्यूस्ड मास, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, इसको डिनोट करते हैं किससे, म्यू से। ये थोड़ा फ्रिक्वेंटली यूज होता है तो इस टर्म को हमने नाम दे दिया रेड्यूस्ड मास, और इसको क्या ले लिया, किससे डिनोट कर रहे हैं, म्यू से। यानी P1 cm जो आएगा वो किसके बराबर, तो म्यू इनटू कितना V1 माइनस V2 के बराबर। और ऐसे ही देखो तो क्या P2 cm जो आएगा वो किसके बराबर, तो क्या म्यू इनटू V2 वेक्टर माइनस V1, हाँ है ना। जो P2 cm आएगा वो किसके बराबर, जो V2 cm कैलकुलेट करोगे तो वहां पे क्या आ रहा होगा m1 इंटू V2 माइनस V1 आ रहा होगा। अगर जैसे यहाँ पे V1 माइनस V2 आया है, यहाँ पे M2 आया है, वैसे ही V2 cm में इस यहाँ पे M1 आएगा और यहाँ पे V2 माइनस V1 आएगा, तो ये वाला टर्म आ गया। यानी बेसिकली अगर किसी भी एक पार्टिकल का मोमेंटम अगर हमें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखते हैं, म्यू इंटू वी रिलेटिव वेक्टर, और यहाँ पे म्यू इंटू वी रिलेटिव यही आएगा।
v relative यानी एक तरीके से ये लिख लो 1 with respect to 2 और ये क्या आएगा 2 with respect to 1। जब अगर हमें सिस्टम का लिखना हो अगर मोमेंटम कि पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम लिखना हो विथ रेस्पेक्ट टू किसके सेंटर ऑफ मास के, तो क्या लिखेंगे P1 cm और प्लस कितना P2 cm के बराबर, और दोनों की वैल्यू क्या जीरो आ रही है क्या, देखो एक बार, क्या दोनों का समेशन जो आएगा वो जीरो आएगा क्या, दोनों का समेशन क्या आएगा जीरो। तो ये क्या बताता है कि जो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जो किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या आएगा जीरो। हमेशा अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पूरे सेंटर ऑफ सॉरी सिस्टम का मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा जीरो आएगा। लिख लो इस पॉइंट को, momentum of a system with respect to center of mass is always zero ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम से पहले तक का जो भी जिस टाइप का ये सब सवाल कराया पीछे वाला उस तरीके के सवाल तक आएगा, ठीक है सेंटर ऑफ